वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी करीम क्लासेस। आज हम इस निबंध के बारे में चर्चा करेंगे जो कि यूपी बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हर एक पेपर में हर बार पूछा जाता है और क्लास 10 और 12 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये निबंध होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम कि पर्यावरण प्रदूषण और समाधान। जो आवर इन्वायरमेंट है, हमारा पर्यावरण है, ये प्रदूषण हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है और कैसे होता है और इसका समाधान कैसे किया जाता है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हेडिंग बाय हेडिंग देखेंगे। रूपरेखा, पहले इसका हम रूपरेखा देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण पर नियंत्रण उपसंहार। चलिए प्रस्तावना देखेंगे पहले। तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे बॉडी को चलाने के लिए एक संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, वैसे हमारा इन्वायरमेंट जो है, हमारा पर्यावरण जो है, उसको चलाने के लिए क्या होना अनिवार्य है? संतुलित वातावरण होना आवश्यक है। तो संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, वातावरण का हमारे संतुलन बिगड़ जाता है। बिगड़ने का कारण जैसे जब खेत कट जाता है तो पुइरा कहते हैं, नहीं, पुइरा पुइरा जलाते हैं। उसके बाद में मान लीजिए कभी युद्ध हुआ तो मिसाइल उसाइल दागते हैं, फिर उससे प्रदूषण होता है। दिवाली में ज़्यादातर बम पटाखे फूटते हैं तो उससे भी प्रदूषण होता है। तो फिर हमारा वातावरण क्या होता है? दूषित हो जाता है, बिगड़ जाता है। संतुलन इसका क्या होता है? बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी ना किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। जीवधारी का मतलब जो पृथ्वी पर जीव हैं, जी रहे हैं, चरिंद हो, परिंद हो, जानवर हो, इंसान हो, वो उनके लिए क्या होता है? किसी ना किसी रूप से वो हानिकारक सिद्ध हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषणों के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के बारे में देखते हैं कि वायु प्रदूषण में मौजूद गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं। जो वायुमंडल में गैसें होती हैं वह अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की संतुलन क्या करती हैं? बनाए रखती हैं। किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। ऑक्सीजन, जो वायुमंडल का वातावरण है, वायु प्रदूषण कैसे होता है? जैसे अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि प्रदूषण जैसे मान लीजिए पटाखा दगता है तो उससे प्रदूषण होता है। अगर कोयला जलाया जाता है, खेत में जो कोयला होता है उसको जलाया जाता है तो उससे भी प्रदूषण होता है। प्लास्टिक वगैरह वगैरह अगर कुछ जलाया जाता है तो उससे भी प्रदूषण होता है। और ये प्रदूषण किस पे प्रभाव डालता है? तो हमारे वायुमंडल के वायु पे प्रभाव डालता है। ठीक है। मिलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जब कोयला और तेल जलता है तो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बनाती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है। जब कहते हैं ना, कभी कभी लोग कह दिया करते हैं कि जब पहली बार वर्षा हो तो नहायो ना। कुछ लोग तो मतलब इसको माना करते हैं कि ये अशुभ है, ईटीसी कुछ भी। लेकिन ये अगर साइंटिफिक चीज़ से देखा जाए, साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए, तो बात ये है कि जो यहाँ से गैसों में कई प्रकार की जो प्रदूषण फैले होते हैं, गैस में जमे रहते हैं, तो आसमान में जाके जब टिके होते हैं तो वो जब पहली बार नमी के कारण वर्षा होता है तो वो सब हानिकारक तत्व जो होते हैं वो पृथ्वी पर उसी वर्षा के साथ आकर गिरते हैं और उससे क्या होते हैं? हमारे नाक में कभी कभी सांस लेते हैं तो जलन होती है। और यही नाते कहते हैं कि पहले पानी से नहाना भी नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए जल प्रदूषण क्या है? तो जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जैसे गैस रहती है। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है।
देखिए, जल में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, खनिज होते हैं, तत्व होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं तथा गैस भी रहती है। किस में रहती है? जल में। जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है। जब इनकी मात्राएं जो है कम ज़्यादा होने लगती है, असंतुलित हो जाती हैं, तो क्या होता है कि पदार्थ असंतुलित हो जाती हैं, तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। तब जल क्या होता है? खराब हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। आज हम नदियों में मिलों का कचरा, मल मूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। क्या होता है, आजकल नदियों में हम कचरा को भी फेंकते हैं, मल मूत्र भी फेंकते हैं, प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश के अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, होता जा रहा है। यानी जब नदियों में हम कचरा वगैरह वगैरह कुछ भी फेंकते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषण हो रहा है। यही कारण है कि आजकल हमारे देश की काफ़ी नदियाँ गंदी भी हो गई हैं, प्रदूषित भी हो गई हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है भैया? तो देखिए, परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों में विभिन्न परीक्षण से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी मतलब क्या है कि जब उत्पादन परमाणु शक्ति उत्पादन होता है, जहाँ परमाणु बम बनाए जाते हैं, वहाँ जब परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण के दौरान जो धुआं निकलता है, उन सब से और भी कुछ निकलता होगा, उन सब से जो वायुमंडल, जल भी प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित होता है और पृथ्वी का भी प्रदूषण होता है। ठीक है, जो आजकल के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक होता है। जो ये मतलब विस्फोट होता है ना, अभी बताया मैंने, जो विस्फोट होता है, तो उससे क्या होता है, इससे भी हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। अभी के लिए नहीं, अभी के लिए भी और साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो काफ़ी हानिकारक होगा। क्या होगा? तो ये जो रेडियोधर्मी मतलब परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों में जो परीक्षण के दौरान जलवायु प्रदूषित होता है, वही। ठीक है, परमाणु विस्फोट के संबंध स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। वहाँ का मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म रहता है, इतना ज़्यादा कि वहाँ पर धातुएं भी क्या होती हैं, पिघल जाती हैं। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की परतों में मतलब बाहरी परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं और वायुमंडल के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। अभी मैंने बताया कि जो ऊपर जाके परत में टिक जाते हैं और वही गंदगी बाद में पहली वर्षा के साथ पृथ्वी पर आके गिरते हैं और हमें नुकसान कर जाते हैं। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है। अपनी आवश्यकता के लिए आजकल क्या हो रहा है, मनुष्य वनों को काटते हैं। परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, होती जा रही है। अब इस समय देखिए, पेड़ की कटाव काफ़ी हो रही थी और अभी भी हो रही है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती जा रही। अभी लॉकडाउन में ज़्यादातर कोरोना काल में ऑक्सीजन भी मिलना मुश्किल था, और काटिए पेड़ तो कहाँ से मिलेगा। ध्वनि प्रदूषण अनेक प्रकार के वाहनों, क्या मोटर, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीन से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य को सुनने की शक्ति, हास्य मतलब कम, अनिद्रा, कभी कभी पागलपन का रोग भी हो जाता है। ध्वनि की प्रदूषण की वजह से लोगों को नींद में भी खलल होता है, मतलब नींद भी नहीं आता है। और क्या होता है, सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, ये पागलपन का रोग भी बन जाता है। प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पाएंगे, इस बारे में देखिए। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियम के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं निरीक्षण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। औद्योगिक कचरे के
निस्तारण की समुची व्यवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसको व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं और उन्हें और कठोर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकार ने 1974 में नियम लगाया गया है उनके द्वारा कि प्रदूषण को रोका जाए और कहीं मिलों से जो चिमनियों से निकलने वाले धुओं का भी पाबंद किया जाए। मतलब इस पे कुछ ना कुछ इस तरह से किया जाए कि हमारा वायुमंडल प्रदूषित ना हो। और ये भी साथ ही साथ किया गया है, पेड़ों को कटाव को भी रोकने का कार्य किया गया है। ठीक है, अब संहार देखते हैं क्या होता है और क्या है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण से अभिशाप से मुक्त दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यह पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। मतलब ये कि जरूरी नहीं कि हर एक समाधान सरकार ही करे, हमारा भी फर्ज बनता है। हम जितने जीव इस धरती पर मतलब जी रहे हैं वही देख रही है, मतलब बर व्यवस्था कर रही हैं इस प्रदूषण से बचाव के लिए। लेकिन साथ ही साथ हम भी जीव हैं, जीवित रहते हैं। जीवित रहने के लिए हमें वातावरण अच्छा होना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो साथ ही साथ हमको भी चाहिए कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, साफ रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी काफ़ी फ़ायदा हो और उन्हें इस प्रदूषण का मुकाबला ना करना पड़े। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।